Dear student, good morning, good evening, whatsoever the time you are watching this video. इस वीडियो में हम आज फर्स्ट यूनिट का लास्ट वीडियो डिस्कस करेंगे जिसमें कि हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, साथ में हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में तो मल्टीपल क्वेश्चन रहते ही हैं। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे सारे वीडियो अभी तक के देख लिए होंगे और नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, जिससे कि ये मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग नॉट इक्वल टू वाट। तो वाट जो है पावर की यूनिट है और पावर के जो डिफरेंट फार्मूलाज हैं उनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं फार्मूले के बेस पर ही तो यूनिट निकाली जाएगी। तो पावर इज इक्वल टू होता है, देखिए पावर इज इक्वल टू होता है W अपॉन T, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो वर्क की यूनिट जूल और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड देखिए ये तो है। P इज इक्वल टू होता है VI, तो वोल्ट और एम्पियर, तो एम्पियर वोल्ट एक ही बात है। तो इस फार्मूले से हमारा फार्मूला यूनिट आई एम्पियर और वोल्ट, एम्पियर इंटू वोल्ट, जो कि ये गिवन है। उसके बाद एक और फार्मूला होता है पावर का, वो होता है P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो ये हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी ओम। तो ये भी लिखा हुआ है थर्ड में। तो बचता क्या है, D बच जाता है, जो कि पावर की यूनिट नहीं है ना। पावर की यूनिट वाट है और ये जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये भी पावर की यूनिट्स हैं, बट जो है D इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर, या कहें नॉट इक्वल टू वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। द इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाई A sin ओमेगा t x अपॉन V माइनस k, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, V इज लीनियर वेलोसिटी, द डायमेंशन ऑफ k विल बी फर्स्ट है t टू द पावर -2, t टू द पावर -1, t ओनली और LT। ये चॉइसेस हमें गिवन हैं। अब देखिए वैसे तो हमारा सी आंसर सही है, गेस लगाने से नहीं, समझना है। देखिए ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये एक्चुअल में ये क्या है, इसको सबको मिला के देखें तो ये एंगल होता है साइन थीटा, साइन थीटा। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है, x अपॉन भी माइनस के डायमेंशंस में हमने समझा कि इफ टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड देन दे मस्ट हैव द सेम डायमेंशंस। It means dimension of x upon v must be equal to dimension of k। तो x क्या है, डिस्टेंस है, v क्या है, वेलोसिटी है, और हमें k के डायमेंशन ही तो पता करने हैं, और k के डायमेंशन जो x अपॉन v के डायमेंशन के इक्वल है। तो इसके देख लीजिए, ये हो गया L और ये नीचे हो गया LT -1। तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा और T को जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे T टू द पावर 1 हो जाएगी, या कहें सिंपल T हो जाएगा। तो हमारा ये C वाला आंसर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग y एक्सिस इज गिवन बाई y is equal to a t square minus b t square, where y is measured in meter and t in second. Then the dimension of b are, b के डायमेंशंस पता करने हैं, हमें समझना है। तो यहां पर देखिए y क्या होगी, मीटर में है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस है, और a t स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर, यानी ये इक्वेशन आरएचएस में टू टर्म्स कंसिस्ट कर रही है।
और एज पर द डायमेंशन एनालिसिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, that is the dimension of each term in a relation must be equal to dimension of the quantity written in LHS और RHS। मतलब यहाँ पर टू टर्म्स हैं, 1 2, तो इसके डायमेंशन जो है y के डायमेंशन के इक्वल होंगे और बी टी क्यूब के भी डायमेंशन y के डायमेंशन के इक्वल होंगे एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इसका मतलब हुआ हम लिख सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ बी टी क्या है, टाइम है, बी टी क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ बाई क्या है, डिस्टेंस है, मीटर में मेजर की गई है, तो बी टी क्या है, टाइम है, तो बी टी क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा एल के, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा यल अपॉन टी टू द पावर 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यल टी माइनस 3, ये हो गया b के डायमेंशन, जो कि d हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, द मास एंड वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इज मास एंड वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इज 4.237 ग्राम एंड वॉल्यूम जो है वो मास हो गया, ये वॉल्यूम है 2.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया रिस्पेक्टिवली। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब हमें पहले तो फार्मूला मालूम होना चाहिए डेंसिटी निकालने का, है ना। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी डी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब हम यहाँ पर टू मेजर्ड क्वांटिटीज को डिवाइड करने जा रहे हैं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब डिवीजन का रूल है, यानी सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग, जब व्हेन टू क्वांटिटीज आर डिवाइडेड देन द क्वोशिएंट मस्ट हैव द सेम डायमेंशंस एज दे आर प्रेजेंट इन द क्वांटिटी हैविंग लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, यानी जो रिजल्ट आएगा क्वेश्चन का उसमें कितने डायमेंशन होंगे, उस भाई टू क्वांटिटी हमारे पास है, मास और वॉल्यूम, तो इसमें से जो डी का जो रिजल्ट आएगा, डेंसिटी का रिजल्ट जो आएगा, उसके डायमेंशंस इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी, जिसमें सबसे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतना ही रिजल्ट आना चाहिए। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आंसर हमारा केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। अब चॉइस देखें, देखिए यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये तो रॉन्ग हो गया। यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये भी यहाँ पर जरूर जो है वो 1.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब हमारा सी आंसर सही होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं एज पर द रूल ऑफ डिवीजन इन द सिग्निफिकेंट, तो हमारे रिजल्ट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, और तो चॉइस के अकॉर्डिंग सी में ही 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका मतलब सी वाला पार्ट चॉइस जो होगी वो करेक्ट होगी। अगला बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज गिवन हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव सेम डायमेंशन। हमें यह पता करना है कि जो पेयर ऑफ क्वांटिटीज गिवन है उसमें से किस पेयर के डायमेंशन सेम नहीं है। अब देखिए वर्क और टॉर्क, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला ml स्क्वायर टी माइनस 2 होता है, और टॉर्क भी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो इसका भी ml टी माइनस 2 इंटू एल, तो इसका भी ml स्क्वायर टी माइनस 2, मतलब इसके टॉर्क और वर्क के डायमेंशन सेम हो गए। हमें पता करना है कि किसके सेम नहीं है, वो पता करना है ना। तो ये तो हो गया डिस्कार्ड। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला मालूम होना चाहिए, एल इज इक्वल टू होता है एम वी आर, तो इसके डायमेंशन एम एल टी माइनस 1 और आर एल हो गया, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, ये हो गए एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन। प्लैंक्स कांस्टेंट कहां से निकलेगा, E इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच न्यू, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है।
तो एनर्जी के डायमेंशन लिखने पड़ेंगे हमें, तो और फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन लिखने पड़ेंगे ई अपान न्यू। अब देखिए ई के डायमेंशन वर्क के डायमेंशन के इक्वल होते हैं, ये हो गए, और इसके डायमेंशन t-1 फ्रीक्वेंसी के। सॉल्व करेंगे, t⁻⁻1 जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इसके साथ t के साथ, मतलब ये -1 -2 +1 के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो ये इसका जो रिजल्ट आएगा ml² t-1 ये आएगा, वही पहले भी आया था। इसका मतलब यहां भी डायमेंशंस जो है वो सेम है। ठीक है, लास्ट देख लीजिए, ये तो आंसर है, इसको भी हम समझाएंगे। तो टेंशन और सरफेस टेंशन, टेंशन क्या होता है? टेंशन जो होता है वो फोर्स के इक्वल होगा, तो फोर्स के डायमेंशन ml t-2 होते हैं। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन st जो होता है वो फोर्स अपॉन लेंथ। तो डेफिनेटली इसके डायमेंशंस जो आएंगे सरफेस टेंशन के, वो फोर्स के डायमेंशन के इक्वल नहीं आ पाएंगे, नॉट सेम ही हो जाएगा, नॉट सेम। और लास्ट है इंपल्स और लीनियर मोमेंटम। देखिए इंपल्स होता है I होता है फोर्स इंटू टाइम, तो फोर्स ml t-2 इंटू टी है, तो ये हो जाएगा ml t-1। ये हो गया इंपल्स के डायमेंशन। और लीनियर मोमेंटम p होता है m इंटू वी, मास एंड वेलोसिटी, तो ये हो गया ml t-1। तो देखिए ये वाले डायमेंशन यहाँ पर लीनियर मोमेंटम के और इंपल्स के डायमेंशन एकदम सेम है, तो ये भी सेम है, तो ये सेम है, यहां भी सेम आए थे, और केवल हमारा थर्ड में सेम नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, और देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको समझिए जरा। Screw ball has least count of 0.01 millimeter. There are 50 divisions in its circular scale. The pitch of the screw ball, pitch पता करनी है, तो फार्मूला होता है LC least count of the screw ball is equal to होता है pitch upon number of division on circular scale। ये फार्मूला है, लीस्ट काउंट गिवन है 0.01, पिच पता करनी है, तो इसकी जगह पर हमने पी लिख दिया, और नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? 50 हैं, तो पिच इज इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू 0.01, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.5 mm। तो हमारा ये जो है सही हो जाता है, चॉइस बी पार्ट सही है इसका। नेक्स्ट देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं वैसे भी, और ये मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में गिवन है यहाँ पर। इसको जरा समझिए, दो क्वेश्चन मैंने इस तरह के लिए हुए हैं, एक ये है और एक अभी अगला क्वेश्चन भी है इसी तरह का। देखिएगा, एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन विल बी। सरफेस टेंशन का फार्मूला हमें E, V और T के टर्म्स में पता करना है। तो सरफेस टेंशन के इस तरह से इक्वेशन कैसे ड्राइव करते हैं वो मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन को हमने यस लिखा, प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा E टू द पावर A, V टू द पावर V और T टू द पावर C। तो यस इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगा दिया, E टू द पावर A, V टू द पावर B, T टू द पावर C। डायमेंशन लिखिए दोनों तरफ, ये होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो यस के डायमेंशन आ जाएंगे हम L टू द पावर 0 T-2 के कांस्टेंट है, इट हैज नो डायमेंशन। एनर्जी के डायमेंशन लिखिए, एनर्जी के होते हैं m, वही होते हैं जो वर्क के होते हैं, ml² T-2 होल टू द पावर A इंटू ये क्या है B, वेलोसिटी है, तो L T-1 टू द पावर हो जाएगा B, और T तो क्या है, टाइम है, तो टाइम तो T ही रहेगा, T टू द पावर C। तो सॉल्व करेंगे तो देखिएगा m की पावर, और कहीं m नहीं है तो m की पावर आएगा a, l की पावर यहां से जो आ रही है
वो 2a आ रही है। यहां से l की पावर b आ जाएगी, मल्टीप्लाई है तो ऐड हो जाएगी पावर, मतलब दो जगह है, l की पावर b इंटू l की पावर 2a। और लास्ट जो है हमारा वो टाइम है, यहां पर टाइम की पावर आ रही है -2a और यहां पर +c। ये आ गया हमारा रिजल्ट। अब हम इधर जो लिखी हुई डायमेंशनल फार्मूला है उससे मास, लेंथ और टाइम की पावर कंपेयर कर लें। तो a की पावर कितनी हो, a की पावर इधर m की पावर a है और यहाँ m की पावर 1 है, तो इसका मतलब हुआ जब पावर कंपेयर करेंगे तो a = 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2a + b है l की पावर और इधर l की पावर 0 है, तो इक्वल टू हमें 0 लिखना पड़ेगा। तो a की वैल्यू रख दीजिए 2 × 1 + b = 0, तो b = हो गया -2। ये b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। तीसरा a है t के पावर कंपेयर करनी है, तो देखिए -2a + c = इधर कितनी है, -2 है, तो -2 लिख दिया। अब a की वैल्यू रख दीजिए, तो -2 × 1 + c = हो गया -2। तो ये देखिए c = हो गया हमारा, c की पावर कितनी हो जाएगी, देखिए b की पावर तो -2 आई है, b की पावर -2 आई है और t की पावर में कुछ मिस्टेक हो रही है, आई थी t की पावर है -2a + c। तो c जब उधर ले जाएंगे तो -2 + 2 हो जा रहा है, तो c की पावर तो 0 आ रही, c की वैल्यू तो 0 आ रही है। इसमें इसके अकॉर्डिंग तो कुछ और रिजल्ट आ रहा है, जरा फिर से चेक करें। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स m l t - 2 अपान l, तो ये ले कट गया, तो ये तो ठीक लिखा हुआ है। एनर्जी m l² t - 2 बिल्कुल सही है, m की पावर a, l की पावर 2a यहाँ से आई और यहाँ से आई b, तो 2a + b करेक्ट। तो इसको हमने जब 0 लिखा तो b की पावर हो गई, b = हो गया -2, ठीक है। फिर उसके बाद t की पावर आते हैं, तो t की पावर -2a, देखिए -2a आया करेक्ट, और यहाँ से आया t की पावर देखिए छूट गई, देखो वही तो मिस्टेक हो रही है। देखिए t की पावर -2a यहाँ से आया और t की पावर यहाँ भी तो है, ये देखिए छूट रही थी, है ना। तो ये जो हमने कैलकुलेशन किया ये गलत किया, ऐसी मिस्टेक हो सकती है किसी से भी। तो ये देखिए l की पावर यहाँ पर t की पावर -b यहाँ से भी आएगी और t की पावर c है, तो यहाँ पर -b छूट गया था। t की पावर -2a, t की पावर -b और t की पावर c। अब ये जो है ये वैल्यू देखिए हम यहाँ पर इसको चेक कर रहे हैं, = 2 लिखी जाएगी क्योंकि t की पावर यहाँ पर -2 है, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, -2a + c - b = -2, है ना। अब हम इसको सॉल्व कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। -2 × 1 हो गया प्लस c -b की वैल्यू कितनी है, -2 है ना, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, है ना, +2 = -2। तो ये वाला -2 उधर जाएगा तो ये इससे कट हो जाएगा, तो c = हो गया -2। वही तो हम कहें कि c = -2, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। e की पावर मतलब a = 1 आया था, तो यहाँ पर e की पावर 1 है, और b = -2 आया था, तो b जो है इसकी पावर -2 आनी चाहिए थी, वो आ गई। t की पावर -2 नहीं आ रही थी, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो ये देखिए t की पावर -2 दोबारा रिवाइज करने से ये आ गई। तो जल्दी में कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसका मतलब सभी को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, मेथड दोनों का सेम है। क्या, फोर्स, यहां पर फोर्स, वेलोसिटी और टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, देन द डायमेंशन ऑफ मास पता करने हैं। तो मास को हम m लिख ले रहे हैं और m प्रोपोर्शनल टू लिख देंगे फोर्स की पावर a, वेलोसिटी की पावर b और टाइम की पावर c। तो क्या मास ही है = k
एफ टू द पावर ए, बी टू द पावर बी, टी टू द पावर सी। तो यहाँ पर एल की पावर 0 आ जाएगी, टी की पावर 0 आ जाएगी। ये तो हुआ LHS। ए हैज नो डायमेंशन, फोर्स के डायमेंशंस लिखिए, एम एल टी माइनस 2 टू द पावर ए। और ये बी वेलोसिटी है तो एल टी माइनस 1 टू द पावर बी इंटू टी टाइम है तो टी टू द पावर सी ही रहेगा। सॉल्व करें, देखिए यहाँ पर m टू द पावर a आएगा और m कहीं नहीं है, इंटू l की पावर देखिए a यहाँ से आएगी, l टू द पावर a, यहाँ पर भी l की पावर b है तो a प्लस b हो गया। मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। और t की पावर जो आ रही है देखिए t यहाँ पर है तो माइनस 2a आएगा, और t की पावर देखिए ये सेकेंड टर्म में फिर छूट रहा था तो t की पावर है यहाँ पर माइनस b आएगा, 2a माइनस बी प्लस सी, ये आ गया टी की पावर। अब पावर कंपेयर कर लीजिए, a की पावर जो है सॉरी m की पावर a है तो यहाँ पर LHS में m की पावर 1 है, तो कंपेयर करने पर a इक्वल टू आ गया 1, पहला रिजल्ट हमारा आ गया। दूसरा l की पावर जो 0 है LHS में, और इधर कितनी है a प्लस बी है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू माइनस 1, तो b की वैल्यू भी आ गई। सी वाला देखिएगा, तो सी वाले में क्या है, माइनस 2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू, देखिए सी की इधर जो है टाइम की पावर जो है वो माइनस 2a माइनस बी प्लस सी है, जबकि इधर 0 है तो हमने 0 लिख दिया। वैल्यू रखना a की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा माइनस 2, b की वैल्यू माइनस 1 है तो ये हो जाएगा प्लस 1, और प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सी इज इक्वल टू सॉल्व करने पर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स की पावर 1 आनी चाहिए और वेलोसिटी की भी पावर माइनस 1 आनी चाहिए और c की पावर 1 आनी चाहिए। 1 माइनस 1 1, तो फोर्स की देखिए 1 1 है, ये गलत हो गया क्योंकि b की पावर माइनस 1, तो इसी में देखिए फोर्स की पावर 1 है और वेलोसिटी की पावर माइनस 1 है और टाइम की पावर 1 है, तो ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिग्निफिकेंट फिगर पर है। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099। तो एज पर द सिग्निफिकेंट रूल यहां पर सब्ट्रैक्शन किया गया है, और सब्ट्रैक्शन में जो रिजल्ट आता है वो उसमें डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि रिजल्ट में डेसिमल प्लेसेस ठीक उतने ही होने चाहिए जितने कि कैलकुलेशन में इन्वॉल्व जिस नंबर में सबसे कम डेसिमल है। तो कैलकुलेशन में हमारे ये 2 नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं और इसमें सबसे कम जो है डेसिमल वो प्लेसेस जो है देखिए यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं, डेसिमल सॉरी 3 हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है। तो सबसे कम डेसिमल प्लेसेस, कम का मतलब है कि हमें देखना पड़ेगा कि जो कैलकुलेशन में इन्वॉल्व हो रही हैं उसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस का, उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट में आएंगे डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पर डेसिमल के प्लेसेस 2 हैं और यहाँ पर डेसिमल के प्लेसेस 4 हैं, तो रिजल्ट हमारा 2 डेसिमल प्लेसेस में आना चाहिए। तो 2 डेसिमल प्लेसेस केवल इस फर्स्ट वाली चॉइस में गिवन है। यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस 3 हैं, यहाँ 1 है, यहाँ पर 4 है, तो ये रिजल्ट हमारे नहीं हो सकते एज पर द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट में कितने डेसिमल प्लेसेस होते हैं उसको देखा जाता है, और रिजल्ट हमारा उतने ही डेसिमल प्लेसेस में लिखा जाता है जितना कि कैलकुलेशन में इन्वॉल्व जो क्वांटिटीज हैं उसमें देखा जाता है कम किस्म डेसिमल प्लेसेस है। तो कम डेसिमल प्लेसेस तो इसी में है ना, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो 2 डेसिमल प्लेसेस रिजल्ट में आने चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, और हम यहां पर आते हैं, ये देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल भी है। द फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 2k टू द पावर 3 L स्क्वायर अपॉन m रूट n।
द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ के L, M and N are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. The value of X is uncertain by कितने परसेंट की अनसर्टेनिटी होगी इसमें हमें पता करना है ना। तो देखिए हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 में कोई एरर नहीं होगी, 2 को छोड़ देंगे, ये हम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 इंटू डेल्टा के अपॉन के इंटू 100 प्लस 2 पावर है तो साइड में आ जाती है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 और डिनोमिनेटर में है एम तो डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 और अगला नंबर है रूट एन तो इसका रूट का मतलब 1/2 हो जाएगा डेल्टा एन बाई एन, ये है इंटू 100 और लिखना पड़ेगा इंटू 100। तो यहाँ पर k जो पहला क्वांटिटी है उसमें 1% की एरर है तो 3 इंटू 1% है ना प्लस 2 इंटू एल में कितनी है 2% है प्लस मास में कितनी है 3% है, डायरेक्ट लिख दिया 1/2 इंटू एन में कितनी है 4% है तो 4 लिख दिया, ये 4%, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो ये हो गया 3%, ये हो गया 4%, ये हो गया 3% प्लस ये हो गया 2%, तो ये हो गया 7, 3, 10 और 2 12% एरर आनी चाहिए, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये भी देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्या है द टाइम इंटरवल्स मेजर्ड बाय ए क्लॉक गिवन बाय फॉलोइंग रीडिंग 1.2 सेकेंड, 25 सेकेंड, 1.24 सेकेंड, 1.27 सेकेंड, 1.21 सेकेंड, 1.28 सेकेंड। व्हाट इज परसेंटेज एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन की परसेंटेज एरर बतानी है। तो ये तो ऑब्जर्वेशन है, पहले तो इसकी ट्रू वैल्यू निकालेंगे। ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए असली नॉलेज का एग्जाम तभी होता है जब आप न्यूमेरिकल करते हैं, सीख तो लिया पढ़ तो लिया लेकिन न्यूमेरिकल जब करना आ रहा है इसका मतलब आपको जो नॉलेज गेन किया है उसकी एप्लीकेशन आ रही है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रू वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो ट्रू वैल्यू जो होती है कैसे निकलती है, ट्रू वैल्यू इन सबको ऐड करें और ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 और 5 से डिवाइड कर दें, यानी 1.25 प्लस 1.24 प्लस 1.27 प्लस 1.21 प्लस 1.28 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाता है 6.25 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 1.25 आ गई ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब हम एब्सोल्यूट एरर पता करें, तो एब्सोल्यूट एरर्स पता करने के लिए और फिर उनका मीन निकालें। एब्सोल्यूट एरर्स कैसे पता की जाती हैं, जो हमारी ये ट्रू वैल्यू आई है इसको हम AM कहते हैं, ये ट्रू वैल्यू है, इसमें से 1 बाई 1 करके सबको माइनस कर दें, है ना। तो कुछ वैल्यू पॉजिटिव आ सकती हैं, कुछ नेगेटिव भी आ सकती हैं। तो देखिए 1.25 माइनस 1.25 तो 0 आ गई। दूसरी है 1.25 माइनस 1.24, ये आ गई 1, 0.1। तीसरी है 1.25 माइनस 1.27, तो ये आ गई 0. इसको माइनस जब किया था 0.01 आएगा, है ना, डेसिमल के सेकेंड प्लेस, हाँ 0.01। तो सिमिलरली ये आएगा माइनस में वैल्यू आएगी यहाँ पर, है ना। यहाँ पर तो वैल्यू आएगी हमारी 0.01 और यहाँ पर आएगी वैल्यू निगेटिव की आएगी 0.02। सिमिलरली जब हम इसको फोर्थ क्वांटिटी को 1.25 माइनस 1.21 तो इसको हम माइनस करेंगे तो प्लस का रिजल्ट आएगा, 5 में से 1 निकल जाएगा तो ये 4 आ जाएगी। और लास्ट जो आएगी तो 1.25 माइनस 1.28 ये निगेटिव में आएगी वैल्यू और ये आएगी 0.03।
तो ये वैल्यू आ गई हैं, इनका हमें मॉड लेकर के मीन एब्सोल्यूट एरर पता करनी पड़ती है। तो हमें क्या करना है, ऐड करना है इन सबको। मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा ये हम मॉड ले रहे हैं इनका सबका, यानी प्लस साइन में ही सारी वैल्यू ली जाती हैं। तो 0.01 प्लस 0.02, साइन हटा दिया इसका, प्लस 0.04 प्लस 0.03 और डिवाइडेड बाई होगा 5। तो देखिएगा रिजल्ट हमारा कितना आया, ये लास्ट 3 है, तो 0.03 है लास्ट, देखिए क्वांटिटी है ना। तो ये जो है हमारा तो ऐड कर दीजिए, ठीक है, 3 और 4 7 7 8 9 10 आया। 10 का मतलब हुआ कि ये जो रिजल्ट आएगा 0.1/5, तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.02। ये वैल्यू आ गई है, डेल्टा एम की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालनी है। तो डेल्टा एम की वैल्यू 0.02 है और हमारा ट्रू वैल्यू 1.25 है। तो 0.02 डिवाइडेड बाई 1.25 इंटू 100 कर दीजिए। देखिएगा हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू हो जाएगा, जो देखिए फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला है डेल्टा ए मीन अपॉन डेल्टा ए एम इंटू, सॉरी ए यहाँ पर ए एम आएगा डिनोमिनेटर में, डेल्टा नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा ए एम आएगा, भाई डेल्टा ए मीन अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100, ये फार्मूला है हमारा। तो 0.02 अपॉन इसकी वैल्यू आई थी 1.25 इंटू 100। तो देखिए डेसिमल तो हट ही गया, ये 5 25 से कैंसिल करें, 25 5 जा और 25 4 जा, तो ये हो गया 8/5, तो 1.6% आ गया। ये पूरा मेथड है, मतलब जो गिवन ऑब्जर्वेशन थे इनका मीन निकालिए, उससे हमें क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू निकलेगी। 5 ऑब्जर्वेशन है, ऐड करके 5 से डिवाइड कर दिया गया। फिर उसके बाद में एब्सोल्यूट एरर निकालिए, जो ट्रू वैल्यू आई है उसमें से 1 बाई 1 सबको सब्ट्रैक्ट करते जाइए, तो हमें एब्सोल्यूट एरर पता लग जाएंगी। फिर एब्सोल्यूट एरर का मॉड लेकर के, मतलब सारी एरर्स को पॉजिटिव मानते हुए ऐड करके 5 से डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर, क्योंकि हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर आ गई, ट्रू वैल्यू से डिवाइड करके इंटू 100 कर देने से पर हमें परसेंटेज एरर पता लग जाती है। ये हमारा प्रोसेस है परसेंटेज एरर निकालने का, इफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ उनकी बात करते हैं। और हम यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए असर्शन और रीजन पर बेस्ड क्वेश्चन, ये सभी लोग जानते हैं किस तरह से पहले लिखा जाता है, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट कहें, ईच प्रिंटेड एज असर्शन एंड रीजन। While answering these question, you are required to choose any one of the following 4 responses. क्या है, ए में क्या लिखेंगे, ए को कब करेक्ट मानेंगे, if both assertion and reason are true and reason is correct explanation, तो हम ए को करेक्ट मानेंगे। फिर बी में क्या है, both assertion and reason are true और reason is not the correct explanation है, तो बी को सही मानेंगे। सी कब है, assertion is true but reason is false, तो ये सी वाला आंसर करेक्ट होगा। और डी में क्या होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, दोनों अगर रॉन्ग होंगे तो हम डी को करेक्ट मानेंगे। अब हम अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देखिए 13th क्वेश्चन है, असर्शन क्या है, लाइट ईयर एंड वेवलेंथ बोथ मेजर्स डिस्टेंस। ये लाइट ईयर और वेवलेंथ तो लेंथ है,
और लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, तो ये भी डिस्टेंस ही है। इसका मतलब असर्शन जो है हमारा एकदम से करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ये तो करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद रीजन बोथ हैव डायमेंशन ऑफ टाइम, ये रॉन्ग है। असर्शन इज करेक्ट और जो है रीजन इज रॉन्ग। ये लेंथ के डायमेंशन होता लिखा होता तो करेक्ट हो जाता। लिखा है कि जो है बोथ हैव डायमेंशन ऑफ टाइम, तो ये रॉन्ग हो गया। यानी असर्शन इज ट्रू, रीजन इज रॉन्ग, इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी में ही है ऑप्शन ऐसा कि इफ असर्शन इज ट्रू रीजन इज जो है फॉल्स, तो हम सी को करेक्ट करते हैं। 14th क्वेश्चन, असर्शन प्लैंक्स कांस्टेंट एच रिप्रेजेंट एंगुलर मोमेंटम। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन सेम थे, तो ये बात ठीक है कि प्लैंक्स कांस्टेंट रिप्रेजेंट एंगुलर मोमेंटम, डायमेंशनली बोथ आर सेम, तो इसको हम करेक्ट मान लेते हैं। बिकॉज बोथ हैव सेम डायमेंशन, बिल्कुल सही है, बोथ हैव सेम डायमेंशन, तो ये रीजन भी करेक्ट है। इट मीन्स हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि असर्शन ट्रू, रीजन भी ट्रू और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो हम ए को सही मानते हैं, ठीक है। डायमेंशन जो है लिखे हैं हम बिकॉज बोथ हैव सेम डायमेंशंस। अब डायमेंशन चेक कर लें, जो लिखे हैं वो डायमेंशन सही है या रॉन्ग है। यहाँ तक तो ठीक है, ये डायमेंशन भी लिखे हुए हैं, तो डायमेंशन निकाल लेते हैं। देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन फ्रीक्वेंसी -1, है ना। तो ये ऊपर जाएगा तो आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, यही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए assertion 15th question, if the error in the calculation of distance and time are 3% 2% respectively, error in calculation of speed, तो स्पीड तो इसी तरह कैलकुलेट की जाती है, लेकिन कैलकुलेशन फार्मूला तो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन कैलकुलेट कैसे की जाएगी, वो तो हमारा यहाँ पर एरर यदि कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्पीड मान लिया डेल्टा वी अपान वी, है ना, इंटू 100 इज इक्वल टू हमें लिखना पड़ेगा डेल्टा यस अपान यस इंटू 100 प्लस डेल्टा टी अपान टी इंटू 100, ऐसे लिखा होना चाहिए था, तब तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता रीजन में। केवल फार्मूला लिख दिया, फार्मूला सही लिखा हुआ है, मतलब असर्शन इज ट्रू, रीजन जो है करेक्ट है, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू, रीजन का फार्मूला करेक्ट है, बट इट इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन का एक्सप्लेनेशन तब माना जाता जब ऐसा कुछ लिखा होता, तो ऐसा तो कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब बी पार्ट सही है। 16th क्वेश्चन देखिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड रिप्रेजेंट वेलोसिटी, द डायमेंशन ऑफ द रेट ऑफ फ्लो आर, रेट ऑफ फ्लो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मींस वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड, यानी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, ये है। तो वॉल्यूम के डायमेंशन एल क्यूब अपान टी, तो एल टू द पावर 3 टी टू द पावर -1, ये डायमेंशन होंगे। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, मतलब ये होने चाहिए वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड एल टू द पावर 3 टी टू द पावर -1, ये होने चाहिए थे। अब नीचे क्या लिखा हुआ, द डायमेंशन ऑफ द रेट ऑफ फ्लो, ना डायमेंशन देखिए मैच नहीं कर रहे हैं, डायमेंशन मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है रीजन रॉन्ग हो गया। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो नहीं, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, इसका मतलब ये जो है असर्शन रॉन्ग है, रीजन भी रॉन्ग है, बोथ आर रॉन्ग, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा, डी। आगे बढ़िए, और लास्ट क्वेश्चन है
देखिए 70 द डायमेंशन ऑफ फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला दिया हुआ है, डायमेंशनल फार्मूला। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन, ये तो रॉन्ग है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू होता है W/Q, वर्क अपॉन चार्ज। तो ये तो रॉन्ग है, रीजन रॉन्ग है। अब ये देख लीजिए क्या ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायमेंशंस हैं या नहीं है, तो पता लग जाएगा। देखिए V इक्वल टू होता है W के वर्क के डायमेंशन लिखते हैं ml²T-2, ये वर्क के डायमेंशन। चार्ज होता है Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, टाइम। I के डायमेंशन करंट है तो एम्पियर हो गया, और T ये T हो गया। तो इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा L की पावर 2 ही बनी रहेगी, T की पावर 3 हो जाएगी, और A की पावर -1 हो जाएगी। ये आना चाहिए ml²T⁻³ A⁻3, ये सही है। असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज फॉल्स। रीजन इज टोटली फॉल्स है, इसका मतलब ये हुआ हमारा C वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो जो है बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, समझ में भी आया होगा। और यदि कुछ शॉर्ट कमिंग रह गई हैं समझने में तो हमारे सारे वीडियो देख लीजिए, और निश्चित रूप से इस तरह के क्वेश्चन यदि एग्जाम में आते हैं तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि उनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आगे देखते हैं कि हम अगले वीडियो में इसकी बात करेंगे। तो अगले वीडियो में हम वन डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे। पहला चैप्टर फिनिश हो गया, उसके MCQ हो गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वन डायमेंशनल मोशन।